बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से सियासी दंगल बच चुका है। इस वक्त तमाम सियासी जमातें भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। वफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कोटली में एक बड़ा जलसा किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी तरह मैदान में है। आज हम सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो आज जलसा हुआ है उस हवाले से डिस्कस करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त उनकी हल्के में क्या पोजीशन है। आज हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शरीक होंगे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो निसार कियानी साहब होंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इकबाल अवान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ जो है वो उरूज पर हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक भरपूर कैंपेन की और एक आम तासर था वो ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सीटें लेने में कामयाब होंगी। ताहम जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो बिल्कुल इसके उल्ट था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अक्सरियत से जो है हुकूमत बनाई। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी जो है माहौल आहिस्ता आहिस्ता PTI के हक़ में होता जा रहा है। तो इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले निसार कियानी साहब आपका शुक्रिया। निसार साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोटली में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया, तो आप क्या समझते हैं उनका ये जलसा कैसा था और पीपल्स पार्टी की इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। बिलावल साहब का जो कश्मीर का दौरा है इसके अगर आप जिस तरह आपने गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भरपूर कैंपेन चलाई और उसका उनको उस तरह खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लोगों का सियासी शऊर है वो आज़ाद कश्मीर की निस्बत इंतहाई कम है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है उसको शुरू हुए तकरीबन 10 से 15 साल हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है इसको कई अशरे जो है गुजर चुके हैं। तो अब आप देखें कि उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को आप आज़ाद कश्मीर के साथ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी। दूसरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खासियत है कि ये अवामी मिजाज रखने वाली पार्टी है और इसका जो मैनिफेस्टो है, जो इसका मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये अवाम की जो है परतों के अंदर जाता है और अवाम जो है इसको कबूल करते हैं और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बात करती है असल में वो अवाम की जो नब्ज़ होती है उसको सामने रख के वो बात करती है। आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात जो की हुई है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे जो वफात पा गए, मतलूब इनकलाबी साहब, सरदार गुलाम सादिक साहब, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उनके घर गए, वहाँ पे उन्होंने उनके जो ख़ानदान थे, उनकी फैमिलियाँ थी, उनके साथ ताज़ियत की। उसके बाद उन्हीं के घरों पे उन्होंने प्रोग्राम रखे। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही उसकी क़यादत के अंदर ये वज़ादारी और ये रवादारी का ये जो उसूल है ये शायद और किसी पार्टी के अंदर नहीं है। दूसरा, जिस तरह आपने बात की कि कोटली जलसा कैसा रहा, तो मैं समझता हूँ कि कोटली जलसे के अंदर जो बिलावल साहब ने जो स्पीच की है, मैं समझता हूँ कि उस स्पीच से भी उन्होंने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। उसकी एक वजह यह है कि आप जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि शायद मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर-ए-आज़म। उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी हलके हैं उनमें एक ये बात सामने आई कि शायद आज़ाद कश्मीर को भी मुस्तकबिल करीब में कोई जो है सूबा बनाने की बात हो रही है या इस तरह का कोई प्लान है जिस पे शायद कोई अमल दरामद होगा।
तो बिलावल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कश्मीरियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी वो जो है मसला कश्मीर के ऊपर रखी गई थी, और मसला कश्मीर हम समझते हैं ना उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में होगा और ना ही उसका फ़ैसला नई दिल्ली में होगा, बल्कि कश्मीर का फ़ैसला जो है कश्मीरी अवाम करेंगे। और ये बात जो है मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के जो तमाम सियासी हल्के उनके लिए बड़ी खुशाइंदा और बड़ी हौसला अफजा बात है। यानी साहब इसमें ये बताइएगा कि इससे पहले इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने इस तरह के वादे किए कि हम गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है इसको बरकरार रखेंगे, और बड़े बुलंदो बांग दावे किए। लेकिन जब हुकूमत बनी तो उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी ये उससे पहले की बातें हैं, जब नया सेटअप आएगा तो उसके बाद जो है एक पहले से राय हमवार की जा रही है, ये उसी तर्ज पे नया सेटअप बनाने की कोशिश की जाएगी? असल में बात यह है कि अगर सच्ची जो बात है कि आज़ाद की यहाँ पे वोट तो अवाम डालते हैं, सब कुछ अवाम सामने होता है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे जिस तरह बिलावल साहब ने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम कठपुतली नहीं बनने देंगे, कोई कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, हुकूमत कठपुतली नहीं बनने देंगे। असल जो मसला है ये है कि कठपुतलियाँ जो हैं वो कैसे सामने आती हैं, वो अवामी राय जो होती है उसको बुलडोज़ किया जाता है, उसके बाद जो है वो कठपुतलियों को इक़्तिदार में लाया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मेरा मनसब ये नहीं है मैं उनके बारे में बात करूँ, लेकिन फिर भी आप देखें कि एक बंदा ना काउंसलर बने, ना यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बने, वो डायरेक्ट पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। और उसके बाद आप देखें कि जब उनको जो डिसीजन का वक्त आता है तो उनको काफ़ी मुश्किलात होती है, और उनके साथ जो इर्द गिर्द जो उनके वज़ीर मशीर जो बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में वो भी इस तरह के वो तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान बाहैसियत जो है वो आप देखें एक पॉलिटिशियन, वो करप्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आप देखें कि 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करना और वहाँ पे फिर उनके लोगों के जो है फैसले करना उनके बारे में काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात की गई तो आज़ाद कश्मीर एक मैं समझता हूँ इंतहाई हसास खित्ता है, और यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई खेल खेला जाएगा जिससे अवाम की जो राय है उसको बुलडोज़ किया जाएगा, और यहाँ पे वो कुव्वतें जो है किसी न किसी तरह अपने जो है जो मनपसंद लोग होते हैं, मंजूर नज़र लोग होते हैं, उनको सामने लेके आते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और इससे पहले हुए आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इस तरह के जो मंजूर नज़र लोग होते हैं वो चंद हल्कों में हो सकता है, ये बात हो सकती है, मुमकिनात में है। लेकिन आप अगर देखें मजमूई तौर पे तो आज़ाद कश्मीर में ये काम बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबी नताइज हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के बरक्स बड़े मुख्तलिफ होंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो अगले महीने होने वाला इलेक्शन है वो उस इलेक्शन की एक ख़ास बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बग़ैर किसी हितात के वो अपने तौर पे इनफरादी हैसियत से इलेक्शन वो लड़ने जा रही हैं। यहाँ पे पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपनी जो सियासी जमातें हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी पार्टी का हुजम इतना बड़ा है, हम लोग इतनी बड़ा स्ट्रेंथ रखते हैं, यहाँ पे उन लोगों की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी सियासी हुजम का भी अंदाज़ा हो जाएगा। यानी साहब आपने जिस तरह जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है, वो कि इस बात में वज़न है कि हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 माह से लोगों का पूरा जो है वो रुझान वो सारा पीटीआई की तरफ है, और हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत की तरफ, क्योंकि अब उसमें जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, जो एमएलए थे, वो इस वक्त जा रहे हैं पीटीआई की तरफ। तो वो फ़ज़ा तो पीटीआई की बन रही है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद भी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें मैदान में नज़र आ रही है, उसके बाद तहरीक इंसाफ भी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, जबकि आज होगी ये डेट। टोटल इलेक्शन में 1 माह बाकी रह गया है, दरमियान में ईद भी है, तो तकरीबन 20 दिन है या 22 दिन है।
तो ये मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ नहीं किया। नहीं, मुस्लिम लीग, मैं आपकी बात से खिलाफ करूंगा कि मुस्लिम लीग नून के जो है मुजफ्फराबाद के अंदर आप देखें कि कल भी एक वर्कर कन्वेंशन हुआ था, फिर एक दिन पहले जो है खावड़ा के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन हुआ है। मरकजी क़यादत नहीं अभी तक पहुंची। वहाँ पे राजा फारूक साहब वो खिताब कर रहे हैं, जब वज़ीर आज़म है वहाँ पे दायरे उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है, उन्होंने 5 साल गवर्नमेंट की है, उसके बाद वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वहाँ पे मौजूद है। मेरे ख्याल में उनकी हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ होगी। आज भी मैं अगर हल्का 5 LA 22 पुंछ की बात करूँ तो वहाँ पे जो मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद जो उम्मीदवार हैं सरदार अब्दुल खालिक वसी साहब, आप वहाँ पे देखें कि उन्होंने एक PTI की बड़ी विकेट उड़ाई है। वहाँ पे उनके साथ जो है PTI के जो टिकट के उम्मीदवार थे सरदार साजिद आजम साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली। आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी हुई है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं वो अपने अपने तौर पे जो है वो कर रहे हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। क्या साहब आपने जो जिक्र कर रहे हैं, देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हाल में, इसकी मैं मिसाल बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तकरीबन एक जैसा ही होता है। जो वफाक में हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी इससे पहले माजी में हमने देखा और इस बार भी देखा कि हुकूमत जो है उसी पार्टी ने बनाई है जो वफाक में बैठी है। आप पीपल्स पार्टी के दौर में देख लें तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, नून लीग के दौर में नून लीग ने बनाई, अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो गिलगित में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में भी सेम सूरत हाल है कि जो भी वफाक में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत बनती है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। तो आप क्या समझते हैं, फारूक हैदर साहब ने 5 साल बतौर वज़ीर आज़म काम किया है, तो वो मरकज़ी क़यादत से जो पाकिस्तान में मरीम नवाज़ और दीगर लोग हैं, इनके बगैर वो इस पोजीशन में हैं कि वो इलेक्शन में वो जाएं और लोगों को अपनी कारकर्दगी दिखाएं और उसकी बुनियाद पर दोबारा इलेक्ट होकर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सके? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो ज़रूर इंतखाबी मुहिम में जाएगी। वो ज़ाहिर है उनकी हिकमत अमली होगी कि वो ज़ाहिर है जब इलेक्शन के एक हफ़्ता शायद रहता हो तो उस वक्त वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है, बड़ी एक ज़ीरक क़यादत है, एक बड़े नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो खेप है उसमें बहुत बड़े नाम है। और वहाँ पे आप देखें राजा फारूक हैदर साहब जो हैं उनका भी एक बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है। वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि यहाँ पे गादी मिल्लत और मुजाहिद अव्वल के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी एक बड़ा नाम बन के उभरे हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को यहाँ पे बहुत सारे जो मामलात हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात हैं, वहाँ पे ये हुआ कि PTI की जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। आप ये देखें, आप फारूक हैदर साहब ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर, आप उनको पाकिस्तान की सतह का वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि उस सतह के लीडर हैं। और फारूक हैदर साहब ने जो आज़ाद कश्मीर के कौमियत शख्स की बात की है, आज़ाद कश्मीर के अवाम की बात की है, फिर आपके जो एक्ट 74 में अमेंडमेंट्स उन्होंने जो करवाई हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे KH खुर्शीद महरूम जिनको आइडियल कहा जाता है कि कश्मीरी शख्स के हवाले से उन्होंने सबसे बढ़ के जो है दबंग अंदाज में बात की है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये KH खुर्शीद सानी है। और मैं समझता हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब ने जो है जो काम किए वो बड़े काम। ये बताएं क्या नहीं साहब कि आपने फारूक हैदर साहब को तो काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया है। चलें, इसका तो फैसला अवाम करेंगे, आइंदा इलेक्शन में पता चलेगा कि अवाम जो है वो क्या रद्द अमल देती है, क्योंकि ये तो फैसला फाइनल अवाम ने करना है। और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से फारूक हैदर साहब की अपने हल्के में क्या पोजीशन है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा कि चंद रोज़ कबल जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की और अब वो भी इलेक्शन में, तो उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मैं नहीं समझता हूँ कि सरदार अतीक साहब को जाके खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए थी।
सरदार अतीक साहब का जो लेबल है इसमें कोई शक नहीं है, कोई बड़े सियासतदान है, बड़ा नाम है और उनकी जो पार्टी है वो आज़ाद कश्मीर की एक जो स्वाद आज़म जमात वो पूरे कश्मीर की स्वाद आज़म जमात कहलाती है। उसके बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर में इस जमात का बड़ा रोल है। हम जिस आज़ाद कश्मीर में आज़ादी के सांस ले रहे हैं उस इस जमात का एक बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा एक मकाम है, एक तारीखी मकाम रखती है। और मैं समझता हूँ कि अतीक साहब को जो है वो अपनी जो पार्टी है उसकी जो वर्थ है वो उसको सामने बजाय इसके कि वो खान साहब से मुलाकात करते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान से कोई हमायत की या नर्म रवैये की इस तरह की जो है वो वहाँ से उनसे मुतालबा करते हैं, बजाय उसके उनको अवाम के अंदर जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जिस वक्त ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के उसके शख़स के रियासती शख़स के हवाले से बयानात सामने आए तो उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खुल के सामने आना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वो रोल अदा नहीं किया। उसकी वजह ये हुई है कि वो स्पेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गैर रियासती जमात है वो स्पेस उसने ले लिया और वहाँ पे आप देखें वही बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। ये बातें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत की करने की थी जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रही है। ये नारा लेके ये स्लोगन लेके अगर पाकिस्तान मुस्लिम आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये जो लोगों में जाती मासिस में जाती तो मेरे ख्याल में उनको बहुत अच्छे नताइज मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स जो है वो अवाम में जाना नहीं पसंद किया। और मैं समझता हूँ कि अतीक साहब का जो मिजाज है ये उनको ये मिजाज अब तर्क कर देना चाहिए कि लोगों का ये उनके बारे में एक बड़े शिकवे शिकायत हैं कि वो जो है ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, अवाम में नहीं जाते। अब देखें कि आपके जो गरबी बाग का हल्का है वहाँ पे भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामने है इस वक्त जो है जो वहाँ पे जो जिस तरह की पहले की सूरत हाल होती है उसकी निस्बत जो आप देखें कि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके साथ जो बहुत सारे उनके जो उनकी ताकत होते थे वो जो लोग इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते थे बुजुर्ग वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब अतीक साहब को अब यंग जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन के मजाज अलग हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मजाज अपना मजाज है, वो 40+ लोग गर्मी साहब ज्ञानी साहब अपने गर्मी के हवाले से बात की। गर्मी में शायद ज़मीनी हालात जो आप बता रहे हैं ऐसे कोई इतना फ़िलहाल तक इनके फेवर में ही है। सरदार अतीक साहब की भी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन इलेक्शन में कोई भी चीज़ जो है वो कुछ भी हो सकता है। मुखालिफ जो पार्टियां हैं वो भी भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया।